Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you on my YouTube channel दुर्गा विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने पीजीटी 2021 के 80 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे और आज से हम लोग 81 से 90 तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 81 क्या कह रहा है। 81 में हमें पूछा है था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिलो इज। ओके, तो ये फिगर दे रखा था, हमें पूछा था द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहली चीज ये कि ये वाला जो ब्रांच होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो शॉर्टिंग की वजह से ये दोनों कैपेसिटेंस हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। जब पैरेलल में हो जाएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 2C। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा B। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 81 क्या कह रहा है। 81 में हमें एक कार इंजन इज वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री एंड 27 डिग्री C. It absorbs 80 calories of heat. How much heat is rejected? Okay, तो absorb heat दी है और साथ ही साथ टेम्परेचर का रखा है हमारे सोर्स एंड सिंक का। सोर्स हाई टेम्परेचर पे होता है तो ये सोर्स का टेम्परेचर हो जाएगा और सिंक लो टेम्परेचर पे होता है तो ये सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कार्नोट इंजन का फिगर बना रखा है। जिन लोगों ने कार्नोट इंजन नहीं पढ़ा है एक बार यहाँ से देख लेंगे। इसमें एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। सोर्स हाई टेम्परेचर पे होता है, सिंक लो टेम्परेचर पे होता है और इनके बीच में इन दोनों को एक वर्किंग सबस्टेंस से जोड़ रखा होता है। ये वर्किंग सबस्टेंस क्या करता है, सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड कुछ हीट को सिंक को रिलीज कर देता है। ओके, तो ये बेसिकली है और कुछ वर्क डन करता है जिसे हम लोगों ने W कह दिया है, जो इन दोनों एब्जॉर्ब हीट एंड रिजेक्टेड हीट का डिफरेंस रहता है। और यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं इस कार्नोट इंजन जो हमारा आइडियल इंजन है उसकी एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट एंड रिजेक्टेड हीट। ओके, तो इन दोनों के टर्म्स में हमने फॉर्मूला लिख रखा है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला को यूज किया और दोनों को इक्वल करवा दिया। तो यहाँ से 1 and 1 कैंसिल हो जाएगा और दोनों ही प्लस में आ जाएंगे। तो ये हमारा एक जनरलाइज्ड फॉर्म बन जाएगा। यहाँ से हम इस फॉर्म को यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस को करने में। एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम टेम्परेचर्स को पुट करेंगे तो हमेशा SI यूनिट सिस्टम में ही पुट करना होता है। तो SI इन द सेंस केल्विन में पुट करेंगे। तो टेम्परेचर को हमने केल्विन में पुट किया। अब हम जो हमारा हीट दे रखा था और उसे कैलोरी में पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा। अगर हम जूल में पुट करते हैं तो आंसर जूल में मिलेगा। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ऑप्शन में हमारा आंसर कैलोरी में दे रखा था तो हम कैलोरी में ही रहने देंगे, हम इसे जूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें दे रखा था कि कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, उसकी जगह पर उसका वैल्यू पुट कर दिया और साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना है कि क्या हीट रिजेक्ट करेगा। तो रिजेक्टेड हीट की जगह पे हमने Q2 लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर्स का वैल्यू भी लिख दिया। T1 127 डिग्री C था, उसमें हम लोग ऐड करेंगे जो भी टेम्परेचर रहता है केल्विन में चेंज करने के लिए 273, तो इसको ऐड कर देंगे और इसी के साथ साथ जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस से करेंगे। अब यहाँ पे हमें Q2 को कैलकुलेट करना है तो Q2 को LHS में ले आएंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम लोग RHS में ले जाएंगे और कैलकुलेशंस को करेंगे। कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो 60 कैलोरीज मिलेगा और ये ऑप्शन नंबर B में हमें दे रखा था। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन B हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 82 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है। 83 में हमें बेसिकली ये डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ए कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड इज अप्रोचिंग ए फैक्ट्री। ओके, तो कार मूव कर रही है, उसका वेलोसिटी दे रखा है और फैक्ट्री की तरफ अप्रोच कर रही है। ओके, whose whistle has a frequency 500 हर्ट्ज और जो फैक्ट्री है उसका हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है। विशल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज दे रखा है। विशल इन द सेंस CT जो उसका साउंड है उसका
फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, साउंड का स्पीड भी दे रखा है। व्हाट इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हिसल एज हियर्ड बाय द कार ड्राइवर। ओके, तो कार ड्राइवर को क्या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा उस साउंड का, तो वो कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली हम लोग जो हमने डॉपलर इफेक्ट में फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ये मैंने लिखा रखा है यहाँ पे, और कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा, बाकी बहुत सारी जगह नहीं दिया होता, पर ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। हम इसमें अपना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को बना लेते हैं। इससे ये होगा कि याद करने में आसानी हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे जो जो टर्म्स यूज की गई हैं वो मैंने यहाँ लिख रखी हैं, आप इसे एक बार देखिए। एफ इन द सेंस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट। एफ नॉट हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो प्रोड्यूस कर रहा होता है सोर्स। ओके, तो सोर्स के द्वारा, और बाय द सोर्स एफ नॉट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एंड बी प्लस माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय बी माइनस प्लस बी एस। ओके, तो यहाँ पे बी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स है, फिर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका वेलोसिटी, एंड बी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है साउंड वेव जब आ रहा है तो हमारा ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कर रहा है कितना फ्रिक्वेंसी आ रहा है, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर हो जाएगा। इसी के साथ साथ बी एस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ओके, तो सोर्स क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करेगा, ऑब्जर्वर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करेगा। सोर्स फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है, सॉरी सोर्स फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एंड ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को एनालाइज कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी और साथ ही साथ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करेगी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक कंडीशन है कि ऑब्जर्वर क्या है, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो जब सोर्स की तरफ मूव करेगा और साथ ही साथ सोर्स क्या है, मूव नहीं कर रहा है, तो सोर्स का स्पीड तो जीरो हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में सोर्स का स्पीड जीरो पुट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में केवल और केवल बी बचेगा। अब बात कर लेते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में हमारा ये कार है, मैंने जो भी फिगर था वो ड्रॉ कर रखा है, कार का स्पीड दे रखा था और फैक्ट्री दे रखा था, फैक्ट्री जो प्रोड्यूस कर रहा था वो भी दिखा हुआ था और उसका स्पीड जीरो था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जर्वर फैक्ट्री की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन का यूज करेंगे। अगर ऑब्जर्वर फैक्ट्री से दूर जा रहा होता तो यहाँ पे माइनस साइन का यूज कर रहे होते। ओके, अब यहाँ पे आप लोग इसको चेक करने के लिए ऐसे भी देख सकते हैं, जब ऑब्जर्वर फैक्ट्री के पास आएगा तो उसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जब इंक्रीज तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर में हमारा प्लस साइन हो, अगर माइनस साइन हो जाएगा तो दोनों टर्म्स के डिफरेंस की वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस यूज करते हैं। अब अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा होगा तो यहाँ माइनस यूज कर लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घटाना है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। अब यहाँ पे जो भी एप्रोप्रिएट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे। ओके, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 340, और हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 340 जो स्पीड ऑफ साउंड है। अब यहाँ से हम लोग जब इनका कैलकुलेशंस करेंगे तो आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस करने के बाद जो भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो 544 हर्ट्ज आ रहा है, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो एक बार इसको आप देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस फॉर्मूला पे 2 या 3 क्वेश्चन आता है। वैसे एक बात और बता दूं कि जो क्वेश्चन था वो रिपीट क्वेश्चन था, शायद 2019 या 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो ये इसका आंसर है और इस फॉर्मूला को आप लोग शीट पे एक बार नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 84 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम नंबर 84 में हमें बता रखा है ए हाफ वे प्लेट प्रोड्यूस ए फेज डिफरेंस बिटवीन ओ रे, उसको ऑर्डिनरी रे, और ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और वेव्स भी बोलते हैं। ओके, तो कितना फेज डिफरेंस हमारा हाफ वेव प्लेट ई रे एंड ओ रे के बीच में प्रोड्यूस करता है वो बताना है। ओके, तो जो हमारा हाफ वेव प्लेट होता है वो हम बेसिकली पाई
पाई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। और उसके लिए डायरेक्टली जो फॉर्मूला थिकनेस का कभी कभी पूछा जाता है, थिकनेस कैलकुलेट करवा लेते हैं, वेवलेंथ दिया रहता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे एंड ओ रे भी दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ से पाई हमारा आंसर हो जाएगा और सी ऑप्शन दे रखा था तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्वार्टर वेव प्लेट कितना फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए जो आंसर आएगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2। ओके, और पाथ डिफरेंस हाफ वेव प्लेट के लिए लैम्डा बाई 2 एंड क्वार्टर वेव प्लेट के लिए लैम्डा बाई 4। ओके, तो ये सब चीजें आप मेमोराइज कर लेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम में मार्क्स दिलवाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 85। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायामैग्नेटिक मटेरियल इज। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, मूव नहीं कर पाएंगे, तो मूव नहीं कर पाएंगे तो उसका ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगा, हमारा स्मॉल एंड नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली एक एग्जांपल भी देख रखा है यहाँ पे कि सिलिकॉन के लिए जो डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो -4.2 इंटू 10⁻⁻6 होता है, स्मॉल है एंड साथ ही साथ निगेटिव भी है। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 86 का सॉल्यूशन। ओके, तो 86 में हमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2019 से उठाया गया है, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन दे रखा था और स्टार्टिंग में ही दे रखा था, शायद सी सीरीज था उसके स्टार्टिंग में। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें रिवर्सिबल प्रोसेस फाइंड आउट करना है, तो इसमें से केवल और केवल ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। अब क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्रोसेस को इनिशियली कुछ स्टेप्स में करते हैं, ओके, और सेम स्टेप्स में हम उस प्रोसेस को रिवर्स डायरेक्शन में कर दें, ओके, तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द पासेज ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो जो हीट हो रहा है, हीट का जनरेशन हो रहा है जब हम किसी इलेक्ट्रिकल वायर में से, वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो उससे क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा जब उसमें करंट पास होगा। ओके, अब ये एक प्रोसेस हुआ। अब अगर हम हीट से करंट को फ्लो करवा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो रिवर्स डायरेक्शन में ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पे बी में देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखनी है कि अगर हमने एक गिलास में गर्म पानी रखा है और उसी के पास में हमने एक गिलास में बर्फ रखा है, तो हम देखेंगे दोनों को आपस में टच करके रखा है, तो हम देखेंगे कि गिलास से हीट बर्फ में ट्रांसफर हो रही है और हमारा बर्फ पानी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों नहीं होगा? अब हीट बर्फ से हॉट वाटर में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हीट का एक प्रोसेस होता है कि हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। अब अगर हमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो करवाना है तो किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होगी, तो हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द चेंजेस इन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स प्लेस एट इनफाइनाइटली स्लो रेट। ओके, तो स्लो रेट, इनफाइनाइटली स्लो होगा कोई प्रोसेस, तो उसमें क्या होगा, चेंजेस को हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। तो जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्लो रेट पे होता है। ओके, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इस प्रॉब्लम नंबर 86 का राइट आंसर था। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 87 क्या कह रहा है। 87 हमें बोल रहा है ए 0.0314 centimeter cube of a liquid is flowing out per second through a capillary tube of 1 mm radius. Velocity of the liquid at a point on the axis of the capillary is. Okay, तो हमें
वेलोसिटी बताना है इस कैपिलरी ट्यूब की एक्सिस पे मैंने एक कैपिलरी ट्यूब ड्रॉ कर रखा है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि जब लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में फ्लो होगा तो इसकी एक्सिस पे उस लिक्विड का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। ओके, सबसे ज्यादा होगा, पर एक्सिस से जब हम उसकी रेडियस को बढ़ाएंगे और रेडियस से उसका जो हमारा पेरीफेरी है, सिलेंडर है, कैपिलरी की पेरीफेरी पे मूव करेंगे तो वेलोसिटी कम होता जाएगा और एग्जैक्टली पेरीफेरी पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम हो जाएगा तो हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी एट पेरीफेरी ऑफ दिस सिलेंडर इज जीरो और हमें एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि जो वेलोसिटी रहेगा वो एवरेज होगा इस सरफेस पे एंड एक्सिस पर। तो हमने एवरेज ले लिया, dy2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फ्लो रेट की हेल्प से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लो रेट का जो कुछ फॉर्मूला होता है एरिया एंड एवरेज वेलोसिटी, और साथ ही साथ एक और होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पर सेकंड। ओके, तो जितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकंड वही फ्लो रेट कहलाता है। तो फ्लो रेट का फॉर्मूला आप लोग याद में रखेंगे, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट किया था वो रखेंगे और एरिया रखेंगे। एरिया बेसिकली जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो टॉप व्यू से हमें जो कैपिलरी होगा वो एक सर्किल की तरह दिखेगा। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने सेम वैल्यू वहां पे पुट कर दिया और साथ ही साथ हमें फ्लो रेट दे रखा था 0.314 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से कैलकुलेशंस कीजिए, कैलकुलेशंस करना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था। काफी सारे स्टूडेंट्स का इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा था और उनका ऑप्शन सी गलत हो गया था। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगर आप यहाँ पे एवरेज नहीं लेंगे तो आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ऐसा था तो बहुत अच्छा था। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 88 क्या कह रहा है। 88 में हमें 2 वेव्स दे रखी हैं और वेव्स का इक्वेशन भी डिफाइन कर रखा है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है y1 इज इक्वल्स टू a sin k x माइनस bt। b इज द वेलोसिटी, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। ओके, तो x डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है एंड y2 सेम तरीके से हमें x नॉट यहाँ पे एक डिफरेंस भी दे रखा है, बेसिकली ये एंगल ही बोलेंगे इसको, फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है, इसमें डिफाइन कर रखा है कि k क्या है एंड x नॉट क्या है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे और हमें फाइंड आउट क्या करना है। एम्पलीट्यूड दे रखे हैं दोनों के और हमें फाइंड आउट करना है कि जो रिजल्टेंट वेव होगी, जब दोनों वेव्स y1 एंड y2 सुपर इम्पोज्ड होंगी और सुपरपोज्ड होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसमें उसका एम्पलीट्यूड हमें बताना है। तो डायरेक्टली हम पढ़े हुए हैं कि अगर कोई 2 वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं और सुपर इम्पोज्ड होती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड हम लोग a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ओके, तो cos फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले ही बोला था कि x नॉट इज द फेज डिफरेंस, तो उसके साथ में k को मल्टीप्लाई करना हो क्योंकि k बाहर था। ओके, तो टोटल की x नॉट क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। ओके, तो फेज डिफरेंस हमें दे रखा था, k भी दे रखा है और x नॉट भी दे रखा है। यहाँ से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो पाई हमारा आ जाएगा 3 पाई। ओके, तो 3 पाई हमारा आंसर आ गया। जब पाई हमारा आंसर आ गया तो हम यहाँ से निकालेंगे cos पाई और cos 3 पाई कितना होता है, cos 3 पाई होता है -1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसमें cos पाई a1 a2 का वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 2.0 mm। अब mm क्यों मिला, हम देख सकते हैं a1 एंड a2 हमें mm में दे रखे हैं, तो तुम्हारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ओके, तो ये हमने देखा किस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 88 करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में हमें एक स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखी है जो 450 वाट ओके इतना पावर रेडिएट कर रही है। उसका टेम्परेचर दे रखा है कि किस टेम्परेचर पे इतना पावर रेडिएट कर रही है, वो दे रखा है 500 केल्विन। इफ द रेडियस वर हाफ ओके, तो रेडियस को अगर हम आधा कर दें
एंड टेम्परेचर डबल, टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं। देन व्हाट शुड बी द पावर रेडिएटेड, तो हमें पावर रेडिएटेड फाइंड आउट करना है। अब डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि जो बॉडी का रेडिएटेड पावर होता है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेडिएटेड पावर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन, एक तो एरिया होता है, दूसरा टेम्परेचर का पावर 4 होता है, और एक इमिसिविटी आता है। तो इमिसिविटी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है। बेसिकली दोनों जब कांस्टेंट है तो केवल इनका जरूरत है। और एरिया हम जानते हैं कि आर स्क्वायर के डिपेंडेंट होता है। कहीं भी आप चले जाइए एरिया हमेशा आर स्क्वायर के डिपेंडेंट होगा, या फिर उसमें जो भी डायमेंशन होंगी, 2 डायमेंशन होंगी, उनके डिपेंडेंट होगा, ए और बी। ओके, तो मान लेते हैं। तो हमने देख लिया आर स्क्वायर एंड टी की पावर 4। यहाँ से हम लोग अब हम E1 E2 इस तरीके से लिख लेंगे, और यहाँ से लिख के वैल्यूज को पुट करेंगे। जो दे रखा था, रेडियस आधा हो रहा था, टेम्परेचर डबल हो रहा था, वो सारी चीजें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग पावर निकाल लेंगे। हमारा पावर आ जाएगा 1800 वॉट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1800 वॉट। और ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 89 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आप और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो इनका एक बार देख लीजिए किस तरीके से करना होता है। जैसे रेले-जीन्स लॉ हो गया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, और वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, इन सब के क्वेश्चन बनते रहते हैं। ओके, तो ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मुझे लगता है कि एग्जाम में काफी सारे स्टूडेंट ने इसे गलत किया होगा, काफी ने किया ही नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसमें हमको याद भी नहीं है कि कैसे करना। जो फॉर्मूला हमें याद है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, इससे ये होगा नहीं। तो कैसे होगा देखते हैं। द मीन फ्री पाथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन फॉर कैडमियम। ओके, तो कैडमियम के लिए हमें मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करना है। हमें डिफाइन कर रखा है कि एन सिग्मा का वैल्यू क्या लेना है। ओके, तो एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर, एंड सिग्मा क्या है, कैप्चर क्रॉस सेक्शन। ओके, तो कैप्चर क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जब फॉल हो रहे होंगे तो जो भी वहां पे एरिया बन रहा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको इन्होंने कैप्चर क्रॉस सेक्शन बोला है। बाकी मैंने सिंपल वर्ड्स में बता दिया है। डेफिनेशन पे जाएंगे तो बहुत टफ होता है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब अगर आपको पढ़ना ही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैलकुलेशंस क्या करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में मीन फ्री पाथ का जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो 1/πd² n होता है। ये यूज करते हैं। डी इज द डायमीटर ऑफ एटम, जो एटम फॉल हो रहे हैं उनका डायमीटर है, और मॉलिक्यूल का डायमीटर है। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर। तो सेम दे रखा था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात, हम यूज कर रहे हैं पाई डी स्क्वायर। तो पाई डी स्क्वायर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ही क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैप्चर क्रॉस सेक्शन। तो पाई डी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, सिग्मा। तो सिग्मा लिख दिया तो हमारा काम बन गया। एन सिग्मा दे ही रखा था, एन सिग्मा पुट कर देंगे, और यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, तो राइट आंसर हमारा आ गया। और जो मीन फ्री पाथ आया वो आया 0.892 mm, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, तो हमने ये प्रॉब्लम्स डिस्कस की। अब आपने क्या करना है, आपने इन 10 प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला यूज हुए हैं, उन फॉर्मूला को अपनी सीट पे नोट डाउन करना है। और आप ये मान के चलिए कि जितने भी फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे उन पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और डेफिनेटली आएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,